नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VVU FY UGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है, ठीक है, उनके लिए हम लोग मेजर 7 हिस्ट्री का VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका मेजर 6 करवा दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम जो है आपका 29 तारीख को है। जाके एग्जाम कर लीजिएगा फटाक से, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है और आपको तैयारी करना है, इसलिए एक ही वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए शुरू करते हैं मेजर 7 का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया दोस्तों कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेजर 7 हिस्ट्री के लिए, और ये जरूर से ज़रूर आ भी सकता है, आ जाता है, तो ज़रूर ध्यान से कर लीजिएगा। तो बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय अचानक से होने वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि यह विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का एक सामूहिक परिणाम था। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के ने भारतीयों के मन में असंतोष पैदा किया, जिसने धीरे धीरे एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। यानी कहने का मतलब ये है, भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी राष्ट्र के से प्रेम वगैरह जो बढ़ा, उसका उदय हुआ, वो अचानक से नहीं हुआ, लेकिन मतलब जो है बहुत सारा राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था। तो उन सभी कारणों से जो है धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेज सरकार वगैरह का जो नीति वगैरह था, उन सभी चीज़ों से जो है भारतीयों के मन में जो है असंतोष पैदा हुआ और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप एक ले लिया था। राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण देखेंगे, यानी कौन कौन सा कारण था जिसके कारण राष्ट्रवाद उदय हुआ, यानी उसका विकास हुआ, उदय हुआ। तो इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला हो गया ब्रिटिश शासन का आर्थिक शोषण। राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रबल कारण अंग्रेजों की आर्थिक निकासी का नीति थी, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो आर्थिक निकासी नीति थी वो बहुत बड़ा कारण रहा राष्ट्रवाद के उदय में, जिसमें था हस्तशिल्प का पतन। ब्रिटिश ने आने वाले सस्ते मशीन माल ने मतलब ब्रिटिश से आने वाले सस्ते मशीनी माल ने भारतीयों के पारंपरिक बुनकरें और कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। यानी जो अंग्रेज वगैरह थे वो ब्रिटेन से जो अपना माल मंगाते थे, सस्ते माल, ठीक है, कोई भी माल वगैरह, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह, तो वो सब चीज़ों से सस्ते में यहाँ ला के बेचते थे। उससे जो भारतीयों का जो अपना खुद का जो हाथ वगैरह से कुछ बनाते थे बुनकर, तो उन सभी चीज़ों बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कृषि पर दबाव पड़ा। अत्यधिक भूमि लगान, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था भूमि पर। नील जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती के दबाव ने किसानों को कंगाली का कगार पर खड़ा कर दिया। यानी टैक्स वगैरह के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मतलब किसानों को जो है कंगाल बना दिया था। फिर है गरीबी और अकाल। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार भारत का धन इंग्लैंड जा रहा है। इसे शिक्षित वर्ग में यह चेतना आई कि भारत की गरीबी का मूल कारण जो है ब्रिटिश शासन है, यानी कि अंग्रेज शासन है। तो ये सभी कारणों से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। फिर दूसरा कारण है हम लोग का जो है राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। ब्रिटिश शासन ने पहली बार पूरे भारत को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन कर दिया था। ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत को एक केंद्रीय सत्ता का अधीन कर दिया था, जिसमें एक समान कानून, हिमालय से कन्याकुमारी तक एक ही प्रकार का न्याय प्रणाली और प्रशासनिक ढांचा लागू हुआ था। फिर हुआ साझा शत्रु। सभी भारतीयों के पास विरोध करने के लिए एक ही विदेशी शत्रु था, जिसने देश के विभिन्न कोने में रहने वाले लोगों को राजनीतिक रूप से एकजुट कर दिया। तो ये सभी कारण था। फिर आगे जो हमारा कारण था वो था पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों का प्रभाव। लॉर्ड मॉर्कले, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भले ही क्लर्क तैयार करना था, लेकिन इसने भारतीयों के लिए आधुनिक ज्ञान के द्वार को खोल दिया। यानी इसका द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था कि क्लर्क वगैरह बनाएंगे हम सबको, ये उद्देश्य था, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि भारतीयों के अंदर आधुनिक ज्ञान का द्वार खोल दिया। उन्हें भी जो है अच्छे विचार वगैरह मिलने लगे, जिसमें वैश्विक विचारधारा भारतीयों ने मील, रूसो, वैक्ट्रो और हॉबर्ट स्पेयर जैसे
विचारकों को पढ़ा और स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे शब्दों का अर्थ समझा और राष्ट्रवाद के प्रति जो है जागरूकता मिली, प्रेरणा मिली। फिर संपर्क भाषा, जिसमें अंग्रेजी भाषा के विभिन्न राज्य जैसे बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु के नेताओं को आपस में संवाद करने के लिए एक लिंक लैंग्वेज प्रदान की गई, यानी इंग्लिश से जो है आपस में सभी राज्यों के, पहले जैसे अपना अपना राज्य का अपना अपना भाषा था, तो ये इंग्लिश के कारण सब राज्य वगैरह के लोग जो है आपस में अच्छे से बात करने लगे। ठीक है। फिर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें था आत्मविश्वास जगाना। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और एंटी बेसेंट जैसे सुधारकों ने भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई और उन्हें जो है आंदोलन के लिए तैयार किया। फिर है कुरीतियों का विरोध। सती प्रथा और जातिवाद जैसी बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष ने समाज को एकजुट किया और उनसे समानता की भावना भी भरी, यानी इन सभी भावनाओं से, जातिवाद वगैरह, सती प्रथा वगैरह की बुराइयों से विरुद्ध सब एकजुट होकर समानता की भावना में लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, संघर्ष के लिए। फिर आगे हम लोग का संचार और परिवहन का विकास। रेलवे, डाक और टेलीग्राम की शुरुआत ने क्रांति का काम और भी आसान कर दिया था। एक दूसरे से या एक दूसरे के बात करना, एक दूसरे को चिट्ठी लिखना, एक दूसरे के यहाँ जाना। ठीक है, भौगोलिक दूरियों का अंत हो गया था। रेलवे के विभिन्न प्रांतों के लोगों को करीब लाया। अब एक कोने में हो रहे आंदोलन की खबर दूसरे कोनों तक तेजी से फैलने लगी, पहुंचने लगी, चिट्ठी वगैरह के माध्यम से। ठीक है, रेडियो, रेलवे वगैरह से माध्यम से, टेलीग्राम वगैरह के माध्यम से, टेलीग्राफ है। ठीक है, संगठन बनाना आसान हुआ। नेता अब देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सभा या कि मतलब मीटिंग वगैरह करने लगे और जनमत तैयार कर सकते थे। तो ये सब आसानी मिला रेलवे वगैरह आने से। ठीक है, फिर हो गया प्रेस और साहित्य भूमिका। प्रेस को राष्ट्रवाद का दर्पण कहा गया, यानी प्रेस जो आपका समाचार पत्र है उसको दर्पण कहा गया राष्ट्रवाद का। समाचार पत्र देखिए, जिसमें अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली केसरी और हिंदू जैसे अखबारों ने ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश किया और उनसे लोगों को जागृति मिली। आगे साहित्य, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ जो कि वंदे मातरम है और भारत तेंदु हरिश्चंद्र के लेखन ने सोई हुई जनता को जगाने का काम किया। आगे सातवां है दोस्तों कि लॉर्ड लीटन की प्रतिक्रियावादी नीति। वायसराय लॉर्ड लीटन 1976 से 80 तक इनका जो है शासनकाल माना जाता है कि नीतियों ने आग में घी डालने का काम किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लगाया गया था। भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, यानी भारतीयों की आवाज़ जो है उसको जो है भारतीयों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाकर, जिसमें कहा गया था कि भारतीय भाषा का कोई भी समाचार पत्र जो है नहीं छपेगा, ऐसा। फिर है आर्म्स एक्ट जो कि 1878 में है। भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध बना दिया गया था, वहीं जो अंग्रेज वगैरह थे वो रख सकते थे। ठीक है, तो ये था दिल्ली दरबार जो कि 1870 में। जब देश भीषण अकाल की चपेट में था तब ब्रिटेन की महारानी के स्वागत में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, जिनसे जनता भारी आक्रोश फैल गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अंग्रेजों पर। ठीक है, तो ये सभी कारण थे जो कि राष्ट्रवाद के उदय के लिए थे। फिर एक आपका जो है इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में हुआ था। ये बिल विवाद यह राष्ट्रवाद की दिशा में एक टर्निंग पॉइंट था। इस बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों को मुकदमे सुनाने का अधिकार देने की बात की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने नक्सलवादी विरोध के कारण इसे वापस ले लिया। इस घटना ने भारतीयों को यह सिखा दिया कि यदि वे संगठित होकर विरोध नहीं करेंगे तो उन्हें कभी अन्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था, यानी कि हुआ क्या था, यहाँ कहा गया था कि यूरोपीय अपराधी का जो है उसका मुकदमा जो है भारतीय न्यायाधीश कर सकता है, ये अधिकार है। लेकिन जो है इसका विरोध वगैरह करने लगा था बहुत सारे ब्रिटिश वगैरह, बहुत सारे अंग्रेज वगैरह जो है इसका विरोध करने लगे, जिनसे जो है ये फैसला वापस लेना पड़ा था। और भारतीयों को ये सीख मिली कि हमें संगठित रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए हम लोगों में,
इसका निष्कर्ष देखिए दोस्तों, तो लिखा है कि उपरोक्त कारणों के प्रभाव स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद होने का भावना प्रबल हुई। इन्हीं परिस्थितियों ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की नींव रखी, जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी, तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारत को स्वाधीनता की ओर अग्रसर किया, यानी बढ़ाया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए, या फिर पूछेगा अखबार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रेस, जिसको समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं बोल सकते हैं, एक पावर हाउस की तरह था जो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। 19वीं और 20वीं सदी में जब संचार के साधन सीमित थे, तब भारतीय प्रेस ने जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच एक सेतु का काम किया। प्रेस ने न केवल सूचनाएं प्रदान की, बल्कि भारतीयों के भीतर सोई हुई देशभक्ति की भावना को भी जगाया। तो ये जो कहने का मतलब ये है, जो आपका समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, वो आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब एक संचार का जो है एक लिमिट था, ठीक है, बहुत कम माध्यम था, तब ये जो है भारतीय प्रेस जनता और सरकार वगैरह के बीच, ब्रिटिश शासन के बीच, एक दूसरे के बीच बातचीत करने, विद्रोह वगैरह करने, देशभक्ति जगाने का काम किया था। राष्ट्रीय चेतना और जनमत का निर्माण के लिए जो प्रेस ने आम जनता को राजनीति के प्रति जागरूक किया। आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ, जैसे केसरी, मराठा और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्रों ने लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और स्वशासन जैसे विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाया। यानी इन सभी विचारों को मतलब केसरी, मराठा और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्र ने लोगों के अंदर, गांव के अंदर विचारों को फैलाया कि हमें जो है अपना शासन खुद करना चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा, ठीक है, भावना वगैरह। फिर जनमत तैयार किया। प्रेस ने जनता को यह समझाया कि उसकी गरीबी और दुर्दशा का असली कारण जो है वो अंग्रेज सरकार की नीतियां हैं। इनसे जनता में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ा और संगठित होने लगे, यानी सब भारतीय जो है एकजुट होने लगे थे। तो ये सभी फायदे हुए, समाचार पत्रों का भूमिका रहा था। आगे है ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों का आलोचना, यानी ब्रिटिश अंग्रेज शासन का जो शोषणकारी नीति था उसकी आलोचना किया गया, उसको जो है नकारा गया। तो प्रेस ने ब्रिटिश शासन के परोपकारी होने के मुखौटों को उतार दिया, जिसमें आर्थिक शोषण का खुलासा। दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन के सिद्धांत को प्रेस के सरल भाषा में जनता को समझाया। अखबारों ने दिखाया कि कैसे भारत का कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा है और वहाँ का तैयार माल जो है भारत को लूटा जा रहा है। यानी ये समाचार पत्र के माध्यम से दिखाया गया, समझाया गया लोगों को कि किस तरह से जो है भारत का कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा है और भारत को लूटा जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों के माध्यम से जो है आर्थिक शोषण का खुलासा भी किया गया था। फिर सरकारी नीतियों का विरोध। लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट और बंगाल विभाजन जैसी विवादास्पद नीतियों का विरुद्ध प्रेस के तीव्र अभियान चलाया, जिसे अंग्रेज सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ गई थी। यानी सरकारी नीति वगैरह जो बनाई गई थी उन सभी का भी विरोध किया गया था प्रेस के माध्यम से, यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। आगे है आंदोलनों का मुख्य आधार और प्रचालक के रूप में। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होने वाली बड़ी घटना का केंद्र जो है प्रेस ही था, क्योंकि जो भी होता था उसे जो है प्रेस के माध्यम से जन जन तक, यानी जनता तक पूरी पहुंचाई जाती थी। सूचना का केंद्र के रूप में आंदोलनों का तिथि, सभाओं के स्थान और नेताओं के संदेशों को प्रेस के माध्यम से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाता था, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिले, सभी लोग जो है सभा में पहुंच सके, ठीक है, और सब संगठित हो सके। फिर है क्रांतिकारी विचारों का संचार। युगांतर और संध्या जैसे क्रांतिकारी पत्रों ने युवाओं में बलिदान और साहस की भावना भरी, जिससे क्रांतिकारी आंदोलन को गति मिली थी। तो ये सभी मुख्य भूमिका रहा है। फिर आगे है सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार में। तो राष्ट्रीयता केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी, प्रेस ने समाज को भी बदलने का काम किया। कैसे किया? तो कुरीतियों पर प्रहार। राजा मनमोहन राय के संवाद कौमुदी ने सती प्रथा के खिलाफ माहौल बनाया। प्रेस ने छुआछूत, बाल विवाह और
महिला शिक्षा जैसे मुद्दों पर लेख लिखकर समाज को मानसिक रूप से स्वतंत्र किया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि समाचार पत्र जो है वो सिर्फ राजनीति तक ही मतलब ये नहीं रहा, ये जो है समाज को भी बदलने का काम किया। जैसे कि छुआछूत, बाल विवाह, महिला शिक्षा, इन सभी मुद्दों पर लेख लिखकर, इन सभी मुद्दों पर जो है मतलब समाचार लिखकर लोगों को जागृत किया, उनके मानसिक रूप को स्वतंत्र किया और उन्हें जो है इन सभी मतलब छुआछूत वगैरह ये सब माहौल से अलग किया। ठीक है। फिर है सांस्कृतिक गौरव। प्रेस ने भारतीयों को उनके महान इतिहास और गौरवशाली संस्कृति की याद दिलाई, जिनसे उनमें जो है आत्मविश्वास पैदा हुआ और उनमें एक जोश पैदा हुआ कि हम भी जो है अपनी जो है इतिहास के जैसा लड़ सकते हैं, हम भी जो है अपना स्वतंत्र अधिकार जो है अपना हासिल कर सकते हैं। फिर नेताओं और जनता के बीच संवाद का माध्यम के रूप में भी रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग सभी प्रमुख नेता पत्रकार भी थे। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रमुख नेता थे वो एक पत्रकार भी थे। जैसे नेताओं के विचार में महात्मा गांधी जो कि यंग इंडिया, हरिजन, ये दोनों के पत्रकार के रूप में थे। बाल गंगाधर तिलक जो कि केसरी का पत्रकार थे। फिर है लाला लाजपत राय जो कि वंदे मातरम, और मौलाना आज़ाद अल हिलाज ने अपने अखबारों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। यानी इन सभी नेताओं ने पत्रकार के रूप में भी काम करके अपने जो अखबारों के माध्यम से एक हथियार के रूप में काम किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। एकता का सूत्र। प्रेस ने देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोगों का एक मंच पर लाया, जिसमें बंगाली, मराठी, हिंदी और तमिल अखबारों के सुर एक जैसे होने लगे, जिससे भाषाई दूरियां कम होने लगी। तो ये सभी कारणों से एकता वगैरह बढ़ी थी। फिर है दमन और संघर्ष का इतिहास। प्रेस की बढ़ती शक्ति ने अंग्रेज को डर गए। यानी प्रेस की बढ़ती शक्ति से अंग्रेज डर गए थे, इसलिए उन्हें जो है उन्होंने क्या किया, बहुत सारी नियम वगैरह, दमनकारी कानून वगैरह बना दिया, जिसमें वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट बना दिया जो कि 1878 में। इसने कहा कि जितने भी भारतीय भाषा में जो प्रेस वगैरह निकलते हैं उसे बंद कर देना चाहिए। तो ये एक्ट के द्वारा उन्हें जब डर लगने लगा, यानी वो प्रेस वगैरह से डरने लगे, तब उन्होंने ये सब कदम उठाए, ये सब कानून बनाया। दूसरा लगाया प्रेस अधिनियम जो कि 1910 में। इसके तहत कोई भी क्रांतिकारी लेख लिखने पर भारी जुर्माना और प्रेस की जब्ती का प्रावधान था इस अधिनियम के तहत, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। फिर क्या किया गया, भारतीय पत्रकारों का साहस। हजारों पत्रकारों ने जेल जाना स्वीकार किया और भारी जुर्माना भी भरे, लेकिन उन्होंने सच लिखना बंद नहीं किया। उदाहरण के लिए जब अमृत बाजार पत्रिका पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो वह रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गया ताकि कानून से बच सके। यानी क्या हुआ, जितने भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो जेल भी जाने के लिए तैयार थे, भारी जुर्माना भी भरने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सच लिखना बंद नहीं किया। उन्होंने सच लिखते ही रहा ताकि लोगों के अंदर जो है एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगे, स्वतंत्रता के लिए क्रांति उभरे। ठीक है। निष्कर्ष देखते तो लिखा है दोस्तों कि भारतीय प्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ की हड्डी की जैसी थी। इसने बिखरे हुए भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। प्रेस की निर्भीकता का ही परिणाम था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर हुई और अंततः भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। समझे। तो ये सभी चीज़ें थी दोस्तों। आप सीधा समझिए कि आपका जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाया था पत्र जो है आपका। आगे है गर्मपंथियों के तरीके, कार्यक्रम और उपलब्धियां का वर्णन कीजिए। यानी कि जो गर्मपंथियों हैं, ठीक है, जिसको गर्मपंथी भी बोलते हैं, तो उनके तरीके, उनके कार्यक्रम, उनकी उपलब्धियां, इन सभी चीज़ों को लिखेंगे। तो देखिए आंसर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत 20 वर्षों जैसे कि 1885 से 1905 पर नरमपंथियों का प्रभुत्व रहा था, जो संवैधानिक तरीके में विश्वास रखते थे। मतलब ये जो है 20 साल तक नरमपंथियों का प्रभुत्व रहा था। लेकिन 1905 के बाद यानी बंगाल विभाजन और अंग्रेजों के दमनकारी रवैये ने कांग्रेस के भीतर एक नए धड़े को जन्म दिया, जिसे गर्मपंथी या फिर आदिवादी कहते हैं। इसका प्रमुख नेता जो थे वो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल
और अरविंद बिंदो घोष थे। यानी ये सब जो है प्रमुख इनके नेता थे गर्मपंथी के। इनके प्रमुख तरीके देखेंगे तो गर्मपंथियों का मानना था कि स्वतंत्रता मांगने से नहीं बल्कि लड़कर हासिल की जाती है। उनके तरीके निम्नलिखित थे। पहला था निष्क्रिय प्रतिरोध। उन्होंने सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की नीति अपनाई। उनका तर्क था कि अंग्रेज भारत पर तब तक शासन कर रहे हैं जब तक हम उनका सहयोग कर रहे हैं, अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो वो जो है शासन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मानना था गर्मपंथियों का। फिर आगे था बहिष्कार करना। यह गर्मपंथियों का सबसे प्रभावी हथियार था। इसमें न केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शामिल था बल्कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और नौकरियों का भी त्याग करना शामिल था। यानी हर एक चीज़ को बहिष्कार कर दिया जाए जो भी ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जा रही हो। फिर है स्वदेशी दोस्तों। बहिष्कार का पूरक स्वदेशी था। उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने और केवल भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग पर जोर दिया ताकि अंग्रेज को आर्थिक चोट भी पहुंची जा सके। यानी बहिष्कार किया। और स्वदेशी यानी कि जो भारत में बन रहा है जो भी चीज़ है, जो भी स्वदेशी प्रोडक्ट वगैरह, उन सभी को अपनाने का भी राय दिया गर्मपंथियों ने। फिर है जन आंदोलन। नरमपंथियों के विपरीत गर्मपंथी आम जनता की शक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने राजनीति को ड्राइंग रूम के से निकालकर सड़कों पर पहुंचाया। यानी कहने का मतलब ये है, यानी नरमपंथी क्या थे, नरमपंथी जो थे उसके जस्ट विपरीत गर्मपंथी थे। उनका मानना था कि आम जनता जो है, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र वगैरह है, वो सब बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है, उन सभी को शक्ति के रूप में रखते थे। और उन्होंने जो है वो सड़क पर उन्हें निकाल के राजनीति के रूप में लगाया, विद्रोह के रूप में लाया। गर्मपंथियों के कार्यक्रम देखेंगे तो गर्मपंथियों ने स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम तैयार किए, जिसमें है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बना रही थी। इसके विकल्प में गर्मपंथियों ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की और देश भर में ऐसे स्कूल कॉलेजें खोले जहां भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाता हो। तो ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ को किया गया था कुछ कुछ कार्यक्रम वगैरह गर्मपंथियों का। फिर है दूसरा आर्थिक आत्मनिर्भरता। उन्होंने भारतीय स्वदेशी मिलें, साबुन की फैक्ट्रियां, बैंक और बीमे कंपनियां की स्थापना के लिए धन जुटाया और जनता को प्रोत्साहित भी किया। तो ये दूसरा काम था, दूसरा कार्यक्रम था। तीसरा कार्यक्रम था सामाजिक संगठन। तिलक ने जनता को एकजुट करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाया ताकि जो है लोग एकजुट भी हो सके, सामाजिक एकजुट संगठन मिले। ठीक है। फिर है साहस और बलिदान का संदेश। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से युवाओं को जेल जाने और देश के लिए बलिदान देने के लिए भी प्रेरित किया, यानी लड़ने के लिए, क्रांतिकारी बनने के लिए। तो ये सभी कार्यक्रम थे। अब देखें गर्मपंथियों की प्रमुख उपलब्धियां, यानी उन्होंने क्या हासिल कर लिया आखिर। तो गर्मपंथी आंदोलन भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन लेकर आया था, जिसमें था लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण। नरमपंथियों का लक्ष्य केवल सुधार था, लेकिन गर्मपंथियों ने पहली बार स्पष्ट रूप से स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। तिलक का नारा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, राष्ट्रीय मंत्र बन गया था। यानी ये जो तिलक के द्वारा जो नारा दिया गया था वो एक जो है बहुत बड़ा मंत्र के रूप में बन गया था। लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हमें स्वराज्य हासिल करना है। फिर आगे था आंदोलन का समाजीकरण। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर केवल शिक्षित एलिट वर्ग तक सीमित ना रखकर इसे आम आदमी का आंदोलन भी बना दिया। पहली बार महिलाएं और छात्र जो है बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे थे। तो ये समाज को जो है, यानी आंदोलन को जो है सिर्फ शिक्षित वर्ग नहीं, यानी सभी के लिए ये आंदोलन बना दिया गया था। ठीक है, सभी को इसमें भाग लेने का मौका दिया गया था। फिर अब बंगाल विभाजन का वापसी 1911। गर्मपंथियों द्वारा चलाए गए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के तीव्र दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द करना पड़ा। यह भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ये उनके विभाजन को वापसी जो है बहुत बड़ी जीत के रूप में भी माना गया। फिर है अजेयता के ब्रह्मकांत। उन्होंने भारतीयों के मन से अंग्रेजों का खौफ निकाल दिया।
उन्होंने सिद्ध किया कि संगठित होकर अंग्रेज साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। तो ये गर्मपंथियों का प्रमुख जो है उपलब्धियां थी। फिर है गांधीवादी आंदोलनों की नींव। गर्मपंथियों द्वारा अपनाए गए बहिष्कार और असहयोग के तरीके को ही आगे चलकर महात्मा गांधी ने अधिक मतलब और भी अधिक रूप से उसे जो है जोर दिया और आगे बढ़ाया। तो ये सभी चीज़ें थी गर्मपंथियों के कार्यक्रम, उपलब्धियां और उनके जो भी सहयोग वगैरह थे, भूमिका वगैरह, वो सब देखें। निष्कर्ष देखिए तो लिखा है कि गर्मपंथियों ने भारतीय राजनीति को प्रार्थनाओं से निकालकर संघर्ष की राह दिखाई। उन्होंने स्वराज को हर भारतीयों का लक्ष्य बनाया और आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाया। उनके द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी और बहिष्कार के तरीके ने ही भविष्य की गांधीवादी आंदोलनों की नींव रखी और भारतीयों में आज़ादी पाने का आत्मविश्वास भरा। तो ये गर्मपंथियों के बारे में था। अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, जो है नरमपंथियों के तरीके, कार्यक्रम और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि कांग्रेस की शुरुआती नेता पश्चिमी शिक्षा और ब्रिटिश उदारवादी से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका मानना था कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय हैं और यदि उन्हें भारतीय समस्याओं को सही जानकारी दी जाए तो वो भारत के साथ न्याय करेंगे। इसी विश्वास के कारण उन्होंने टकराव की जगह सहयोग और सुधार की नीति अपनाई। यानी कहने का मतलब ये है, नरमपंथी वगैरह का मानना था कि अंग्रेज जो है बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, न्यायप्रिय हैं। उन्हें जो है अपनी जानकारी, अपनी समस्या की जानकारी अच्छी से देनी चाहिए ताकि वे हमें सहयोग कर सके, सुधार की नीति अपना सके। तो ये जो है आपका जो गर्मपंथी थे उनके जस्ट विपरीत थे। ये जो है अहिंसा वगैरह से, यानी ये मतलब बात से, यानी सलाह वगैरह लेके उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करके अपनी समस्या का हल निकलवाना चाहते थे। नरमपंथियों के कार्य प्रणाली और तरीके, तो देखिए नरमपंथी ने संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास व्यक्त किया। उनके तरीके को 3P के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। यानी पहला P हो गया जो कि प्रार्थना, प्रेयर। अपनी मांगों को सरकार के सामने विनम्रतापूर्ण ज्ञापनों के माध्यम से रखना, यानी ज्ञापन वगैरह लिख के प्रार्थना के रूप में अपनी मांग को सरकार के सामने रखना। फिर दूसरा याचिका, पिटीशन। व्यवस्थित रूप से अपनी शिकायतों को याचिकाओं के जरिए ब्रिटिश संसद या फिर उत्तराधिकारियों तक पहुंचाना। तो ये पिटीशन देना ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रिटिश संसद या फिर उत्तराधिकारी तक पहुंचा सके। फिर है विरोध करना, प्रोटेस्ट। यदि सरकार मांगे ना माने तो प्रस्तावों, सभाओं और अखबारों के लेखों के माध्यम से संवैधानिक दायरों में रहकर विरोध दर्ज कराना। तो ये 3P का मतलब है। फिर है शिष्टमंडल। वे अपने नेताओं के दलों को लंदन भेजते थे ताकि वहां की ब्रिटिश जनता और राजनेताओं को भारतीय पक्ष से अवगत कराकर उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके। यानी अपने जो भी नेता थे उन्हें लंदन भेजते थे और वहां लंदन जाके ब्रिटिश जनता और राजनेताओं को भारतीय पक्ष वगैरह से अवगत करवाते थे, उनसे जो है पहचान बढ़ाते थे ताकि उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके। तो ये सभी उनके कुछ काम थे जो कि आपका था, कार्य प्रणाली थी नरमपंथियों की। फिर नरमपंथियों के प्रमुख कार्यक्रम। नरमपंथियों के द्वारा जो भी प्रशासनिक, आर्थिक और विधायी सुधारों जो किए गए थे वो कुछ ऐसे थे जो कि प्रशासनिक सुधार। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित हो ताकि भारतीयों को उच्च पदों पर बैठने का अवसर मिले। उन्होंने कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को अलग करने की मांग भी की थी। तो ये उनका प्रशासनिक सुधार था, प्रशासनिक मांग था। फिर आर्थिक कार्यक्रम। दादा भाई नौरोजी और RC दंत जैसे नेताओं ने भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सेना पर होने वाले भारी खर्च को कम करने, किसानों पर लगान घटाने और नमक कर को समाप्त करने की भी मांग की। यानी ये हमारा आर्थिक कार्यक्रम था जो कि दादा भाई नौरोजी और RC दंत जैसे नेताओं ने किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी भारत की गरीबी का कारण जो है वो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां हैं। उन्होंने सेना पर होने वाला बहुत बड़ा खर्च को कम करने को कहा। फिर कहा किसानों पर जो है ज़्यादा टैक्स लग रहा है उसे घटाने को, नमक पर जो टैक्स है उसे ख़त्म करने को। तो ये सब मांग रखा था, ठीक है।
आगे है विधायी सुधार। ये विधान परिषदों का विस्तार करना चाहते थे ताकि उनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़े और उन्हें देश के बजट पर खर्च करने व प्रश्न पूछने का अधिकार मिले। तो वो जो है यानी वो चाहते थे कि विधान परिषद जो है उसका विस्तार हो, उसमें भारतीयों का भी जो है कोई रोल रहे, वो भी अपना जो है देश की बजट पर चर्चा कर सकें, प्रश्न पूछ सके, ये सब अधिकार चाहिए, ये सब चाहते थे नरमपंथी। फिर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और बिना किसी भेदभाव के समान कानूनी अधिकारों के लिए नियंत्रण कार्यक्रम वगैरह चलाए थे। तो ये सभी नरमपंथियों के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम थे। अब देखेंगे नरमपंथियों की प्रमुख उपलब्धियां। यद्यपि गर्मपंथियों ने इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने वाला कहा, लेकिन इनकी उपलब्धियां भारतीय राष्ट्रवाद के लिए आधार के रूप में काम किया था, आधार स्तंभ के रूप में, जो कि है आर्थिक निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से दुनिया को बताया कि कैसे अंग्रेज भारत की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इसने ब्रिटिश शासन के नैतिक दावों की पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है दादा भाई नौरोजी ने प्रेस के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया कि कैसे भारत की संपत्ति इंग्लैंड जा रही है। ठीक है, तो ये फिर है भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1892 में लागू हुआ था। यानी नरमपंथियों ने नियंत्रण राजनीतिक दबाव के कारण ही ब्रिटिश सरकार को 1892 का अधिनियम पारित करना पड़ा था, जिनसे पहली बार भारतीय परिषदों में भारतीयों की संख्या और उनके अधिकारों में वृद्धि हुई थी। यानी यही नरमपंथियों के कारण ही जो है, उनके राजनीतिक दबाव के कारण ही अंग्रेज सरकार ने ये अधिनियम लाया था, जिस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद में भारतीयों की संख्या और उसका अधिकार भी बढ़ा था। ठीक है, तो ये था। आगे राजनीतिक चेतना का संचार। उन्होंने भारत के विभिन्न प्रांतों, भाषाओं और जातियों के लोगों को भारतीयों के रूप में एक मंच पर लाकर खड़ा किया। उन्होंने देश की लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संसदीय प्रणाली की प्राथमिक शिक्षा भी दी। यानी उन्होंने जो है भाषा वगैरह, अलग अलग जातियों को एक साथ भारतीय बोल के सबको एक साथ एकजुट किया, लोगों को सब चीज़ बताया, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता वगैरह, प्राथमिक शिक्षा वगैरह दे के लोगों को जागरूक किया। आगे ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना। उन्होंने लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनाई और इंडिया पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों को भारत के प्रति सहानुभूति रखने के लिए भी प्रेरित किया। यानी वो लंदन गए, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई और वो इंडिया में पत्रिका के माध्यम से अंग्रेज वगैरह को बोला कि भारत के प्रति सहानुभूति रखे। ये सब के लिए उन्हें जो है ब्रिटिश को जो है प्रेरित भी किया। फिर है वेलवी कमीशन। भारतीय खर्चों की जांच के लिए इस आयोग की नियुक्ति नरमपंथियों की ही जाती थी, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी सदस्य के रूप में शामिल हुए। यानी भारतीय खर्चों की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया था, जिसे वेलवी कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है कि नरमपंथियों ने भारतीय आज़ादी की नींव रखने का काम किया। भले ही उनके तरीके धीमे थे, लेकिन उन्होंने ही पहली बार भारतीयों को एकजुट किया और अंग्रेजों की गलती नीतियों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने वह रास्ता तैयार किया जिस पे चलकर आगे चलकर देश की आज़ादी मिली। तो ये भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी नरमपंथियों का भी। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे मित्रों, जो कि है बंगाल विभाजन के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसका क्या कारण था, उसका क्या परिणाम निकल के आया, तो ये देखना है हमें। तो आंसर है कि 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को इसे प्रभावी कर दिया गया। इस समय बंगाल प्रेसिडेंटी में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। यह विभाजन भारतीय राजनीति में फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। यानी जो है ये आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 20 जुलाई 1905 को
वहाँ जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इसकी घोषणा की थी और इसे जो है प्रभावी ढंग से जो है 16 अक्टूबर 1905 को मतलब प्रभावी ढंग से कर दिया गया था विभाजन। और उस समय जो विभाजन हुआ था उसमें कौन कौन से शामिल थे, तो आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल था जिसको विभाजन किया गया था। और यह विभाजन जो है वो नीति से हुआ था, वो नीति है फूट डालो और राज करो नीति से। ठीक है, आगे देखेंगे कि बंगाल विभाजन के कारण क्या है, यानी बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका क्या कारण है। तो इसका दो जो है दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहला हो गया सरकारी तर्क यानी प्रशासनिक कारण, विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बंगाल का क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील और जनसंख्या जो है लगभग 8 करोड़ थी। इतने बड़े प्रांत का प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संभालना कठिन था। ये मतलब प्रशासनिक कारण, और ये अंग्रेजों का मानना था, ब्रिटिश सरकार का मानना था। फिर प्रशासनिक सुधार, सरकार का दावा था कि विभाजन से पूर्व बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा और प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ेगी, तो इसलिए भी जो है ये विभाजन किया गया था। ये था प्रशासनिक कारण। अब वास्तविक उद्देश्य यानी कि राजनीतिक कारण, तो राष्ट्रवाद का उदय। बंगाल उस समय भारतीय चेतना और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र था। अंग्रेज इस केंद्र को नष्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये मतलब कहने का जो बंगाल था वो भारतीय चेतना और क्रांतिकारी के उदय का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में था और अंग्रेज इसे नष्ट करना चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए सांप्रदायिक का बीज बोना। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। उन्होंने पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल के हिंदू बहुल प्रांत बनाकर उनके बीच एकता को तोड़ने का प्रयास किया। तो ये सभी राजनीतिक कारण था। फिर है बंगाली भाषाओं को अल्पसंख्यक बनाना। विभाजन के बाद नए प्रांतों में बंगालियों को भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रची गई ताकि उनकी राजनीतिक मांगे कमजोर हो सके। तो ये सभी कारण था अंग्रेजों का जो कि बंगाल विभाजन का। इसका परिणाम क्या निकला, यानी कि आखिर बंगाल विभाजन हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। तो विभाजन के लागू होते ही पूरे भारत में विरोध का ज्वाला भड़क उठी और उसका परिणाम जो है निम्नलिखित रहा, जिसमें से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीयों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिए और दुकानदारों ने विदेशी सामान बेचना बंद कर दिया। यानी इसका परिणाम ये हुआ कि पूरी तरीक़ा से स्वदेशी अपनाया गया और जितने भी अंग्रेज़ों के सामान वगैरह थे तो उन सभी चीज़ों को बहिष्कार कर दिया गया। फिर आगे है राष्ट्रीय एकता का अद्भुत प्रदर्शन। विभाजन वाले दिन यानी 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल में लोगों ने उपवास रखे, नंगे पैर जुलूस निकाले और वंदे मातरम का गायन भी गाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान पर हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी ताकि यह दिखाया जा सके कि अंग्रेज उन्हें बांट नहीं सकते। यानी राष्ट्रीय एकता का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। यानी 16 अक्टूबर को क्या हुआ, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल के लोग उपवास रखे, नंगे पैर जुलूस निकाले, वंदे मातरम गाएं और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें क्या करवाया, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे में कलाई पर राखी बांधकर यह अंग्रेजों को दिखाया कि वो कभी भी हम लोगों को बांट नहीं सकते। तो ऐसा किया गया था। ठीक है, फिर है गर्मपंथियों का प्रभुत्व। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि नरमपंथी की प्रार्थना और याचिका की नीति विफल रही। इसका परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे गर्मपंथी नेताओं का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने स्वराज की मांग को तेज किया और क्रांतिकारी बढ़ाया। ठीक है, आगे शिक्षा और संस्कृति का विकास। अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज की शुरुआत हुई। साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगलो जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जैसे गीतों की रचना की, जिसने जनता में राष्ट्र प्रेम को भर दिया था। तो ये सभी चीज़ों का विकास हुआ, ये सभी चीज़ों को बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। विभाजन के दमनकारी रवैये ने युवाओं को शस्त्र उठाने पर मजबूर किया।
यनुशीलन समिति और युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनों का जन्म हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के मन में डर पैदा कर दिया और क्रांतिकारी वगैरह को उदय भी इसी से हुआ। फिर है सांप्रदायिकता का बढ़ाव, जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना। अंग्रेजों की चाल कुछ हद तक सफल भी रही, यानी अंग्रेज जो है आपस में जो है लड़ाना चाहते थे, फूट डालना चाहते थे, वो कुछ हद तक सफल भी रही। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक मतभेदों का गहरा किया, सांप्रदायिकता वगैरह को बढ़ावा दिया। फिर है विभाजन की वापसी। जनता की भारी आक्रोश और नियंत्रण आंदोलन के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। इसी समय भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, यानी जब बंगाल का विभाजन वापस लिया गया था तो उसी समय जो भारत की राजधानी पहले हुआ करती थी कोलकाता, उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें था। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन की एक भारी भूल साबित हुई। जिस राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था, उसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। यद्यपि विभाजन 1911 में रद्द हो गया, लेकिन इसने भारत में राजनीतिक और सांप्रदायिक चेतना जगाई। उन्होंने अंततः 1947 के विभाजन और आज़ादी की नींव रखी। तो ये सभी चीज़ें थी, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के कारणों, परिणामों तथा प्रभावों की विवेचना कीजिए। यानी जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका क्या कारण था, क्या कार्यक्रम था और क्या प्रभाव पड़ा, तो ये देखेंगे। चलिए, आंसर है कि स्वदेशी आंदोलनों का मुख्य आधार स्वदेशी और बहिष्कार था। इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर अगर माना जाए तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा में हुई थी। यद्यपि यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह पूरे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य आधार था, राष्ट्रीय स्वदेशी और बहिष्कार वगैरह। और इसे 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा जनसभा में शुरू किया गया था। आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या था, तो पहला कारण था बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को विभाजित कर दिया। भारतीयों को स्पष्ट मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने और बंगाली राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए यह राजनीतिक चाल चली गई थी अंग्रेजों का, तो ये मानना था। आगे है आर्थिक असंतोष। ब्रिटिश शासन की व्यापारिक नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया था। शिक्षित वर्ग यह समझ चुका था कि जब तक भारत आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी ही रहेगी। तो ये आर्थिक असंतोष वगैरह के कारण भी। फिर है लॉर्ड कर्जन का निरंकुश नीति। कर्जन द्वारा पारित कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जो कि 1899 में, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जो कि 1904 में, ये स्थानीय स्वशासन और शिक्षा की स्वतंत्रता को कम कर दिया, जिससे भारतीयों में गहरा रोध भी हुआ। तो ये सभी कारणों से जो है हमारा शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जो कि 1905 में जापान द्वारा रूस को हराने की घटना ने भारतीयों के मन से अंग्रेजों की अजेयता का भ्रम डाल दिया। तो ये सभी कारण थे जो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिए। फिर आगे है दोस्तों आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, यानी क्या क्या कार्यक्रम वगैरह थे। तो स्वदेशी आंदोलन केवल भाषण तक सीमित नहीं था, इसके बहुत सारे ठोस कार्यक्रम भी तैयार किए गए थे, जिसमें पहला हो गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल के नमक और विदेशी चीनी का पूरी तरह से त्याग किया गया था। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई थी, यानी उसे जो है जलाया गया था, उसका बहिष्कार किया गया था। फिर है स्वदेशी उत्पादकों का प्रचार।
खादी और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग को देशभक्ति का प्रतीक बनाया गया। जगह जगह स्वदेशी भंडार खोले गए हैं और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया था। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। सरकारी स्कूल का बहिष्कार किया गया ताकि भारतीय छात्र ब्रिटिश मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे संस्थान भी खोले गए हैं जो भारतीयों के लिए था। ठीक है। फिर है असहयोग और सामाजिक बहिष्कार। जो लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे या अंग्रेज का साथ देते थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। नाई और धोबियों ने अंग्रेजों के काम करने से भी मना कर दिया, उनका कपड़ा धोने से, उनका बाल वगैरह, मतलब हर तरह से उनका बहिष्कार किया गया था। ठीक है। आगे है जो है कि सांस्कृतिक चेतना। वंदे मातरम आंदोलन का मुख्य गीत बन गया था। लोगों को एकजुट करने के लिए पारंपरिक मेले और उत्सवों का भी उपयोग किया गया था ताकि मेला वगैरह के माध्यम से, उत्सव वगैरह के माध्यम से लोग एकजुट हो सके, लोगों में एकता बढ़ सके। अब है स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। तो स्वदेशी आंदोलन का भारतीय समाज पर हर पहलू से एक बहुत बड़ा गहराई से प्रभावित किया गया था। जो कि आर्थिक प्रभाव देखा जाए तो भारतीय कपड़ा मिलें, साबुन कारखाने, बैंकों और बीमा कंपनियों में भारी उछाल आया। टाटा स्टील प्लांट की नींव इसी भावना के तहत पड़ी। स्वदेशी उद्योगों के विकास में भारतीयों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया गया, यानी स्वदेशी वगैरह को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। उद्योग वगैरह को, जो भी कारखाने वगैरह को, भारतीय कपड़ा मिलों वगैरह को। फिर है महिलाओं और छात्रों की भागीदारी। पहली बार महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर धरने जुलूस में शामिल हुई। छात्रों ने लाठियां और जेल की सजा झेलकर आंदोलन की गति दी। तो ये सभी पहली बार हुआ था। फिर है सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय चित्रकला में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे वैज्ञानिक ने अपनी पहचान बनाई। तो ये सब सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास को भी बढ़ावा दिया गया था। फिर है राजनीतिक प्रभाव। इस आंदोलन ने अंग्रेज को दो धड़े यानी नरम दल और गरम दल में विभाजित कर दिया, लेकिन इनसे स्वराज की मांग अब जो है आम जनता की मांग बन चुकी थी, यानी हर कोई जो है स्वराज की मांग कर रहा था। तो ये हो गया था। आगे विभाजन को रद्द करना 1911 में, यानी इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यह थी कि 1911 की दिल्ली दरबार में अंग्रेज का विवश होकर बंगाल विभाजन का निर्णय वापस लेना पड़ा था। तो ये सभी चीज़ें था। अब देखेंगे थोड़ा सा निष्कर्ष जो है कि स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बीज वपन काल था। यद्यपि यह आंदोलन कुछ वर्षों बाद धीमा पड़ गया, लेकिन इनसे भारतीयों का वह शस्त्र प्रदान किया जिसने बाद में महात्मा गांधी ने अपने आंदोलनों का मुख्य आधार बनाया। तो ये सभी भूमिका रही स्वदेशी आंदोलन का। फिर आगे हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो है 1907 के सूरत अधिवेशन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि 1885 में अपनी स्थापना के बाद कांग्रेस ने एक लंबी यात्रा तय की थी, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते इसके भीतर वैचारिक मतभेद गहरे हो गए। 1907 में ताप्ती नदी के तट पर सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में यह मतभेद खुलकर सामने आया और कांग्रेस दो हिस्से में बट गई। यानी क्या हुआ था, तो 1885 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जो कि अंग्रेज का एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा तय की थी स्थापना के बाद। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, कांग्रेस की। उसके बाद इसने बहुत लंबा यात्रा तय किया। फिर 20वीं शताब्दी आते आते इसके भीतर जो है एक वैचारिक मतभेद पनपा, जो कि ताप्ती नदी, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में अंग्रेज यानी कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बट गया था। तो सूरत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, तो विभाजन के पीछे कई वर्षों से चली आ रही वैचारिक और राजनीतिक असहमति थी,
जिसमें था कार्य प्रणाली में अंतर, नरमपंथी नेता जैसे कि फिरोज शाह मेहता गोखले संवैधानिक तरीके प्रार्थना और याचिकाओं में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत जो है गर्मपंथी जो है वो लाल पाल बाल स्वराज के लिए सीधी कार्यवाही तत्काल और जन आंदोलन के पक्षधार थे। यानी दो भागों में बटा है, एक गर्मपंथी एक नरमपंथी। एक का मानना था हम जो है प्रार्थना याचिका और रिक्वेस्ट वगैरह के माध्यम से हम जो है नीति वगैरह को मतलब अपना बात रखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। और एक का मानना था हम डायरेक्ट स्वराज के लिए सीधा कार्रवाई करेंगे, हड़ताल करेंगे या फिर जन आंदोलन करेंगे। तो ये दो हिस्सों में बट गया था। फिर है स्वदेशी आंदोलन का विस्तार। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। गर्मपंथी इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे और इसमें सभी सरकारी संस्थानों का बहिष्कार शामिल करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इसे केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। यानी क्या हुआ था, 1905 में जब बंगाल विभाजन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन भी बढ़ा, तो दोनों पक्ष जो है विवाद थे, दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध थे। नरमपंथी का मानना था इसे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए और गर्मपंथियों का मानना था इसे पूरे भारत में फैलाना चाहिए और पूरे भारत में जितने भी सरकारी संस्थान वगैरह हैं हर चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। तो ये दोनों पक्ष अलग अलग मत रखते थे। फिर आगे है अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। यह विभाजन का तत्कालीन कारण बना। गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने, जबकि नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष का नाम आगे बढ़ाया जाए। यानी दोनों के बीच जो है अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा या फिर किसको अध्यक्ष बनाया जाए उसको लेकर भी विवाद हुआ था। अधिवेशन का स्थान देखा जाए तो पहले यह अधिवेशन जो है वो पुणे में हुआ था। पुणे जो था वो गर्मपंथियों का गढ़ के रूप में माना जाता है, लेकिन नरमपंथियों ने जानबूझकर इसे सूरत स्थानांतरित कर दिया ताकि तिलक को अध्यक्ष बनने से रोका जा सके। तो ये अधिवेशन का स्थान भी चेंज किया गया था। तो ये सभी चालें चली गई थी जब कांग्रेस का दो भागों में बांटा गया था तब। फिर है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मॉडले ने नरमपंथियों को कुछ सुधारों का लालच देकर गर्मपंथियों से अलग करने की चाल चली, जिससे वे सफल भी रहे। यानी क्या किया उन्होंने जो है, यानी इन्होंने मिल के अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मिंटो ने या फिर भारत के सचिव जो उस समय थे जॉन मॉले, ये सब मिल के नरमपंथियों को कुछ सुधार वगैरह कि हम ये सुधार कर देंगे, ये सभी का लालच देके गर्मपंथियों के खिलाफ जो है विद्रोह मतलब विवाद करवा दिया था। ठीक है, दोनों को तोड़ दिया था, जिससे वे सफल भी रहे थे। तो ये सभी चीज़ें हुई थी। सूरत अधिवेशन की घटना जो है वो 26 दिसंबर 1907 को जब अधिवेशन शुरू हुआ तो अध्यक्ष पद का नाम को लेकर भारी हंगामा हुआ था। मंच पर जूते और कुर्सियां चली, तिलक को बोलने से रोका गया, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी और अधिवेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। यानी कुछ समय के लिए इसे जो है वो स्थगित कर दिया गया था। अंततः कांग्रेस के दो धड़ों में मतलब कांग्रेस जो है वो दो धड़े में टूट चुकी थी और गर्मपंथियों को अंग्रेज से निष्कासित कर दिया गया था और गर्मपंथियों को जो है कांग्रेस से निकाल दिया गया था। तो ये सभी चीज़ हुआ था। विभाजन का परिणाम देखा जाए तो सूरत विभाजन का परिणाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का कमज़ोर होना, कांग्रेस के दो हिस्सों में बंटने से राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति कम हो गई। अंग्रेज यही चाहते थे कि राष्ट्रीय एकता में टूट आ जाए। तो ये सब हुआ था। तो ये बहुत ही खराब रहा था, समझिए इसका परिणाम। फिर है ब्रिटिश दमन की वृद्धि। जैसे जैसे गर्मपंथी कांग्रेस से बाहर हुए, सरकार ने उन पर कड़ा प्रहार किया। तिलक को 6 साल के लिए मोंडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय को विदेश चले गए और अरविंद घोष ने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। तो यानी गर्मपंथी जैसे ही कांग्रेस से हटा तो समझ लीजिए ब्रिटिश दमन फिर से शुरू हो गया था, फिर से वृद्धि हुई थी। तो ये सभी चीज़ हुआ। नरमपंथियों का प्रभाव खत्म हो गया। कांग्रेस अब केवल नरमपंथी के हाथ में ही थी, लेकिन बिना गर्मपंथियों के जोश और जन आधार के कांग्रेस एक शक्तिहीन संस्था बनकर रह गई। जनता का कांग्रेस पर से जो है
माँ भोग होने लगा, यानी विश्वास उठने वगैरह लगा। तो ये सभी चीज़ें हुआ था सूरत अधिवेशन में। आगे देखेंगे मुस्लिम लीग और सांप्रदायिकता को बढ़ावा। कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेज ने 1909 में मौले मिल्टो सुधार के जरिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की, जिनसे देश में सांप्रदायिकता की नींव गहरी हो सके और आपस में जो है फूट डाला जा सके। फिर है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। शांतिपूर्वक आंदोलन के कमजोर पड़ने से युवाओं का महाभोग हुआ और गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित भी हुए, यानी वो लोग फिर जो है छुप छुप कर जो है क्रांतिकारी वगैरह करना शुरू कर दिए थे। तो ये सभी चीज़ें हुआ था सूरत विभाजन में। निष्कर्ष देखेंगे तो 1907 का सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक के रूप में रहा है। लॉर्ड कर्जन ने एक बार कहा था कि अंग्रेज अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, और सूरत विभाजन ने कुछ समय के लिए इसे सच साबित भी कर दिया। हालांकि इस विभाजन ने यह भी सिखाया कि एकता के बिना स्वराज्य संभव नहीं है। यही कारण था कि 9 साल बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल फिर से एक हो गए थे। तो ये सब हुआ था आपका सूरत विभाजन में। फिर हमारा हुआ था जो आगे हम लोग का लखनऊ विभाजन वगैरह भी हुआ था, उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, अगर सिलेबस में है तो शायद होगा। ठीक है, आगे हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। जो क्वेश्चन है दोस्तों कि होम रूल आंदोलन के उदय एवं कारणों का वर्णन कीजिए। उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसे होम रूल बोलते हैं, इसे स्वशासन रूल भी बोलते हैं, और इसे गृह आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 3-4 नामों से इसे जाने जाते हैं। तो आप अच्छे से सिर्फ कर लीजिएगा, कोई भी पूछे आपका आंसर यही होगा। तो आंसर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वर्ष 1916 के एक मील का पत्थर माना जाता है ये, यानी होम रूल आंदोलन। इस वर्ष बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। होम रूल आंदोलन का ही मतलब होता है स्वशासन, यानी घर रूल यानी कि होम रूल। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। यह आंदोलन उस समय उभरा जब भारतीय राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही थी। तब ये आंदोलन जो है शुरुआत की गई थी, होम रूल शुरू की गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी हमें जो है स्वशासन आंदोलन यानी होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए, उसको जो है चलाते रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें था होम रूल आंदोलन के बारे में। अब देखेंगे कि होम रूल आंदोलन के उदय का कारण क्या था। तो उदय का जो कारण था वो देखेंगे एक एक करके, जिसमें पहला कारण हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध और आर्थिक कठिनाइयाँ। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। यानी क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, पहला विश्व युद्ध हो रहा था, तो भारतीयों से सहमति लिए बिना भारतीयों को युद्ध में धकेल दिया गया, यानी आप भी युद्ध करो, झोंक दिया गया था। ठीक है, युद्ध की भारी खर्चा का पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों पर ही भारी टैक्स लगा दिया। युद्ध में जो खर्चा आया उसको पूरा करने के लिए भारतीयों पर ही पूरा टैक्स लगा दिया था। देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे मध्यम वर्ग, मजदूर और किसान जो है बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं बर्बाद हो चुके थे। इस आर्थिक असंतोष ने जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित होने के लिए प्रेरित किया और विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये सभी पहला कारण था। फिर दूसरा कारण है 1909 के सुधारों से निराश। तो 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए मौले मिलते सुधार भारतीयों के आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी तरह से विफल रहा था, जिससे लोग निराश थे। तो ये भी कारण था आपका जो है होम रूल आंदोलन की उदय का। इस सुधारों ने ना तो भारतीयों को वास्तविक राजनीतिक शक्ति दी और ना ही स्वशासन की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया। तो ये था नरमपंथी नेताओं का जो संवैधानिक सुधारों की उम्मीद लगाए बैठे थे, सरकार से सहभोग हो गए। इस निराशा ने एक सशक्त आंदोलन की आवश्यकता पैदा की। तो ये सभी कारण था। आगे देखा जाए तो एनी बेसेंट और तिलक का नेतृत्व। इस आंदोलन के उदय में व्यक्तित्वों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक 1914 में मांडले जेल से छूटने के बाद
तिलक ने देखा कि कांग्रेस निष्क्रिय है, उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी के लिए एक सक्रिय और संगठित जन आंदोलन जरूरी है। यानी वो जब जेल से निकले वो देखे कि कांग्रेस जो है निष्क्रिय है, कोई काम का नहीं रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर उन्हें लगा कि अब जो है एक सक्रिय और संगठित जन आंदोलन की ज़रूरत हो सकती है। और एंटी बेसेंट आयरिश मूल की एंटी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने आयरलैंड की तर्ज पर भारत में भी स्वशासन की मांग उठाने का निर्णय लिया। अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से प्रचार भी शुरू किया। तो एंटी बेसेंट और तिलक के द्वारा ये जो है फिर से एक जोर दिया गया होम रूल पर। आगे है नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच एकता की संभावना। 1907 के सूरत विभाजन के बाद अंग्रेज यानी आपका कांग्रेस जो है वो कमज़ोर हो गई थी। जैसे गर्मपंथी अलग हो गए थे तो कांग्रेस जो है कमज़ोर हो गई थी। तो 1915-1916 तक आते आते यह महसूस किया कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए दोनों गुटों का एक होना बहुत ज़रूरी है। तो होम रूल आंदोलन ने एक ऐसे मंच के रूप में कार्य किया जहां दोनों विचारधाराओं के लोग एकजुट हो सके। तो ये भी होम रूल आंदोलन में हुआ था। आगे वैश्विक घटनाओं का प्रभाव, आयरलैंड का उदाहरण। आयरलैंड में चल रहे स्वशासन के आंदोलन ने एंटी बेसेंट और तिलक को बहुत ही प्रभावित किया। उन्हें लगा कि यदि आयरलैंड अंग्रेजों से स्वायत्तता मांग सकता है तो भारत क्यों नहीं, यानी वो जो है अपना अधिकार ले सकता है तो भारत क्यों नहीं ले सकता। तो ये उदाहरण दे के उन्होंने भी जो है होम रूल आंदोलन को और भी बढ़ावा दिया। फिर है लोकतंत्र की मांग, जो कि मित्र देश जो हमारा था ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने दावा किया कि यह युद्ध जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भारतीयों ने तर्क दिया कि यदि अंग्रेज दुनिया में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो उन्हें भारत में भी स्वशासन देना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो ये सब कारणों से जो है आगे बढ़ा था। फिर दमनकारी नीतियों और जन संतोष, ब्रिटिश सरकार की डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसी दमनकारी नीतियों ने जनता को नागरिक स्वतंत्रता को छीन लिया था। प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। सरकार की इन नीतियों ने शिक्षित वर्ग को झकझोर दिया और आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। यानी जो भी उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी नीति या फिर उनसे जो है जनता वगैरह असंतोष थी, तो ये सब कारण ने भी जो है आंदोलन को और भी ज़्यादा जोर दिया और आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा विस्तार भी किया। तो ये होम रूल आंदोलन के बारे में था। देखिए निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है कि होम रूल आंदोलन ब्रिटिश शोषण और भारतीय आकांक्षाओं के बीच उपजे संघर्ष का परिणाम था। इसने न केवल भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया बल्कि पहली बार स्वराज्य की मांग को एक लोकप्रिय नारा भी बना दिया था। यद्यपि यह आंदोलन कुछ वर्षों बाद धीमा पड़ गया था, लेकिन इसने महात्मा गांधी के आने वाले बड़े आंदोलन के लिए बहुत बड़ा संगठित और जागरूक जन आधार तैयार कर दिया था। तो ये सभी चीज़ थे होम रूल आंदोलन में। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। हमने सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आपके लिए लिया है मेजर 7 इतिहास के लिए। अगर आप यही 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने रहते हैं 15 मार्क्स वाला, वो ईजिली हो जाएगा। बस आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। यही वीडियो थी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।